ठीक है, सुनो हमारी बात। आज की क्लास बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग हमारा टॉपिक स्विच कर रहा है। मतलब अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्विच करके सेकेंड लॉ। तो कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझ लेंगे, सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, फिर उसके हिसाब से मैं कंडीशन को आगे बढ़ाऊंगा। और अभी कुछ दिन थोड़ा थोड़ा ग्राफ एवरीडे में बताऊंगा और ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आज मैं एडियाबेटिक का ग्राफ वापस से आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। शायद एडियाबेटिक में आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा बहुत, तो मैं आपको क्लियर आपको बता रहा हूं। वापस एक बार और ग्राफ बताने जा रहा हूं। उस दिन जो बताए थे उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा और इजी करके आपके सामने मैं उस ग्राफ को लाया हूं बच्चों। तो ध्यान से देखें कि क्या ग्राफ है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक बेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन है वो देखिए। इसमें वही बात है बच्चों कि जो Q का वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन था, एक था रिवर्सिबल और दूसरा क्या था बच्चों आपका इरिवर्सिबल, ठीक है। Q0 वर्क डन रिवर्सिबल नॉट इक्वल टू वर्क डन इरिवर्सिबल, डेल H रिवर्सिबल नॉट इक्वल टू डेल H इरिवर्सिबल, ठीक है। बिकॉज ये जो भी है ये फाइनल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू अगर रिवर्सिबली आप डील करो और इरिवर्सिबल डील करो तो दोनों कंडीशन के केस में डिफरेंट डिफरेंट होता है। और डेल्टा यू रिवर्सिबल नॉट इक्वल टू डेल्टा यू इरिवर्सिबल इन केस ऑफ व्हाट बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, सो हमें ये बात का ध्यान रखना है। अब ये जो भी है कुछ भी हो सभी किस पे डिपेंड करते हैं फाइनल टेम्परेचर पे। तो मान लो कि अगर इनिशियल पॉइंट दोनों के लिए सेम है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, बट कभी भी फाइनल टेम्परेचर नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका फाइनल टेम्परेचर, मतलब रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर और इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं होगा। इस बात को मैं बहुत बार बता चुका हूं और आज फिर बता दिया बच्चों मैंने आपको। तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब मैं कंडीशन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं और आगे बढ़ाते हुए कंडीशन बताता हूं बच्चों। इसमें अभी हम पहले डिस्कस कर रहे अबाउट एक्सपांशन, ठीक है। एक्सपांशन का ग्राफ में डिस्कस कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अभी एक्सपांशन में क्या होता है बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। मतलब वर्क डन जो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब निगेटिव वर्क डन होगा। बट अगर मैग्नीट्यूड का बात करें, ठीक है, तो रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है बच्चों कंपेरेबल टू वर्क डन इरिवर्सिबल के मैग्नीट्यूड से। ये बात भी मैंने बहुत बार आपको समझा चुका है। अब इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो वर्क हो रहा है, वर्क कर रहा है कोई, अगर वर्क करेगा तो उसका एनर्जी कंटेंट डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या चलेगा बच्चों कूलिंग अकर, ठीक है, ठीक है। तो कूल होने पे टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीजेज, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो किसका टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज होगा? तो बच्चों टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज होगा रिवर्सिबल का, क्योंकि रिवर्सिबल ने ज्यादा एनर्जी लॉस किया अपना, ठीक है। तो कंडीशन ये बच्चों कि मान लो T1 से स्टार्ट कर रहा है तो ये जा रहा है T2 पे, ठीक है, इधर जा रहा है T2 डैश पे, ठीक है। तो ये है बच्चों रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर और ये आपका इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर। तो बात कंडीशन ये याद रखना कि T2 और ये T2 डैश है। अब हमने आपको बताया है कि जो ज्यादा वर्क करेगा उसका फाइनल टेम्परेचर उतना कम होगा क्योंकि उसमें कूलिंग चल रहा है, ठीक है। तो ज्यादा वर्क कौन करता है? रिवर्सिबल प्रोसेस करता है। तो ज्यादा कूल कौन होगा बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस वाला। तो अगर यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये आ गया रिवर्सिबल वाला यहां, तो इरिवर्सिबल वाला यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, कहीं भी रहेगा, बट इसके तो ऊपर रहेगा। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल ग्रेटर देन व्हाट बच्चों रिवर्सिबल इन केस ऑफ एक्सपांशन, ठीक है। तो ये कंडीशन। अब अगर हम यहां लगाते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो मान लो अगर प्रेशर फाइनल दोनों के लिए अगर आप सेम ले ले, ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा डिफरेंट। और इसमें फिर हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा नॉर्मली टेम्परेचर से, कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका फाइनल वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों ज्यादा होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना क्योंकि इसमें दो केस है, फाइनल प्रेशर सेम या तो फाइनल वॉल्यूम सेम, ठीक है। तो अब हमें फाइनल टेम्परेचर ज्यादा किसका है इरिवर्सिबल का,
तो इरिवर्सिबल का अगर फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है तो फाइनल वॉल्यूम भी ज्यादा किसका होगा, इरिवर्सिबल का। ठीक है, कैसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर आपने लगा दिया तो ये जो प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है, तो ये प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिए तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों, टेम्परेचर। क्योंकि सिंपल सिंपल देखो, थ्योरी को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, सीधा सा बात है, सिस्टम आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हर बात पे वैलिड होगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दें कि यहां तक आपको क्लियर है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दें कि ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है आपको यहां तक। गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए एक बार। यस यस, एक बार आप रिप्लाई कर दो तो हमें एनर्जी मिलता है बच्चों, आपका रिप्लाई मेरे लिए सब कुछ है। अभी तक देखो यहाँ पे ग्राफ हम पी वर्सेस वी का, तो भाई रिवर्सिबल का ग्राफ तो पक्का फिक्स है, ये इस तरीके से जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एरो लगा दिया। तो एक तरीका मैंने और सोचा है बच्चों, मैंने रात में सोचा है ग्राफ ड्रॉ करने का, मतलब ताकि बच्चों को और इजी हो। ठीक है, मतलब मैंने रात में बैठा तो सोचा ये कंसेप्ट, ताकि मैं और इजी तरीके से बच्चों को कैसे समझा सकूं, तो इसलिए ये कंसेप्ट आया है कि अगर मैंने बोला कि प्रेशर सेम, फाइनल प्रेशर, और इनिशियली तो यहीं से चल रहा है, यहाँ का प्रेशर P1, ये वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर यहाँ का T1, तो ये सब सेम बच्चों यहाँ का। तो यहाँ देखो ये कंडीशन, ये ऐसा और ये यहाँ बना दो ऐसा, तो ये पॉइंट हो गया आपका P1 और ये पॉइंट हो गया आपका क्या बच्चों, V1 इनिशियल वॉल्यूम। बट ये इनिशियल वॉल्यूम दोनों के लिए तो सेम ही रहेगा, रिवर्सिबली कराओ या इरिवर्सिबली। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अगर आपको समझना हो रहा है, समझो कि अगर इस तरीके से चल रहा है, ऐसा ऐसे करके फोर्स लगा रहे ऊपर से, ऐसा हर पॉइंट में प्रेशर चेंज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। बट अगर आप अचानक से ऐसा कर दिए, प्रेशर अचानक चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमें क्या कह रहा है कि फाइनल प्रेशर सेम है ना, फाइनल प्रेशर सेम, फिर क्या होगा भाई साहब, तो देखें जरा, अभी अगर फाइनल प्रेशर का अगर हम ऐसे डॉट 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 लगा दे, तो ये डॉट 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 पहले लगा दो। ये रात में मैंने सोचा है बच्चों आपके लिए, सिर्फ रात में बैठ के 2 बजे रात में सोचा हो इसको। ठीक है, इधर देखो, इसलिए आज बता रहा हूं, ये डॉट 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 ऐसे लगा दो, ऐसे डॉट डॉट लगा दो, तो ये डॉट डॉट कहीं भी जाता है पैरेलली आगे या इधर, तो हर पॉइंट का प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो अब देखिए ये जो है जब जंप करेगा इरिवर्सिबली तो इस पॉइंट पे जाके गिरेगा यहाँ पे, अब इसके करस्पॉन्डिंग इसका एक्सपांशन होगा। अब देखिए ये यहां रहेगा, इसके पहले ये इसके बाद में जाएगा। ठीक है, तो सीधी बात यहां से आप देख लें बिना किसी कंफ्यूजन का कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, टेम्परेचर। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन उसके लिए प्रेशर का सेम होना जरूरी है, प्रेशर का सेम होना कंपलसरी है। अब बात ये बच्चों, तो ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये जो आ गया आपका, दिस इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस ग्राफ को आप ध्यान में रखेंगे। क्या आपको और उस दिन से ज्यादा इजी लगा बच्चों आज का ग्राफ एडियाबेटिक प्रोसेस का? ये मुझे एक बार आप रिप्लाई कर दें, ये मुझे आप रिप्लाई कर दें बच्चों, क्योंकि सिंपल कंसेप्ट मैंने यहां पे यूज किया है। यस यस, वहां पे उस फॉर्मूले पे जाके मैं कंपैरिजन कर रहा था, ठीक है, पीवी पर गामा से, बट उस पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, सीधा सीधा कंसेप्ट आप याद रखो कि ये आइडियल गैस है, पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लगा रहे और उसके हिसाब से हम सोच रहे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज का कंसेप्ट लगा रहे। ठीक है, इसको ध्यान रखो, इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट आज आपको बताया, इसी को मेनली ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अब इसमें भी एरो हमारा ऐसा ही रहेगा, तो ये कंसेप्ट हो गया, समझ रहे हो। तो मेन बात ये है, मेन बात ये है, तो ये बात इसको ध्यान रखना। क्लियर है आपको? सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, ये क्लियर है। तो ये हो गया कब का ग्राफ, अगर आपका फाइनल प्रेशर सेम है। ठीक है, फाइनल प्रेशर सेम है तो ये क्रॉस करके आगे तक जाएगा, कहीं भी जाएगा।
फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक, चलो अब जरा मैं आगे बढ़ता हूं, अगर आप रिप्लाई कर दे तो मैं आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से रिप्लाई कर दो बच्चों। अंश, अंश क्लियर है? यस, एक्चुअली उस दिन क्या मैंने किया था कि थोड़ा सा हमने कॉम्प्रेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया था पहले, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया था चेंजेस, समझ रहे हो? कॉम्प्रेशन का ग्राफ मैंने पहले ड्रॉ कर दिया था बच्चों, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं इधर। तो ये हो गया क्लियर आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी ग्राफ में, इसी ग्राफ में बच्चों फिर से सुन लो कि टेम्परेचर T1 से जा रहे नीचे, और वैसे भी क्लियर याद रखना कि T1 से कम होगा T2 का वैल्यू, या T1 से कम होगा T2 डैश का वैल्यू, बिकॉज कूलिंग चल रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एक्सपांशन में। अब एक बात आगे सुन लो भाई, इस बार इस बार जो है कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन ये रहेगा बच्चों कि सिंपल बात ये है कि भाई अगर हमारा वॉल्यूम मान लो सेम कर दिया, फाइनल वॉल्यूम सेम इन बोथ केसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये कंडीशन आप जरा ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल में भी और इरिवर्सिबल में भी, दोनों केस में कैसा है हमारा, ये फाइनल वॉल्यूम इस बार सेम दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली फिर वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस कंसेप्ट का यूज करिए, P वर्सेस V का, ठीक है। ये एक ग्राफ इस तरीके से ऐसा जाएगा, ठीक है, एरो यहां पे ऐसा हम लगा देंगे। देखो बहुत इजी है बच्चों, इस पॉइंट का प्रेशर है P1, इस पॉइंट का वॉल्यूम है V1, दिस इज V1 एंड दिस इज व्हाट बच्चों P1। इस पॉइंट को मेंशन कर दो, P1 V1 एंड व्हाट T1, ठीक है। मान लो यहां पे आके रुक गया, दिस इज आवर फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या कह रहा है बच्चों कि फाइनल वॉल्यूम बिकम्स व्हाट, सेम इन बोथ केसेस, irreversible as well as reversible। so my dear student, जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ उसका फाइनल पॉइंट मान लो यहां पे रुका, तो आप फाइनल वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग इस तरीके से एक डॉटेड मार्क कर दीजिए। इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि रिवर्सिबली हम आए या इरिवर्सिबल वे में आए, हमें इसी पॉइंट पे जाके कट करना पड़ेगा, तभी हमारा फाइनल वॉल्यूम सेम मिलेगा, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सीधी बात है कि ऐसे जाके हम यहाँ पे कोलैप्स कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि सीधा बात है बच्चों, अब हम फिर यहां लगाएंगे PV इक्वल टू nRT। इस बार हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चा लोग, टेम्परेचर हो गया। तो जिसका टेम्परेचर हाई उसका फाइनल प्रेशर भी क्या होगा, हाई। और आपको पता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर कंपेरेबल टू रिवर्सिबल प्रोसेस हाई होता है, तो उसी वजह से फाइनल प्रेशर भी हाई होगा। किसका, किसका बच्चों, फाइनल प्रेशर हाई होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस का कंपेरेबल टू रिवर्सिबल प्रोसेस। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो अब इधर हम यहां देख लिए, दिस पॉइंट इज व्हाट, P फाइनल, तो ये आपका यहाँ पे P फाइनल मिल रहा है किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो अब बात ये क्लियर है कि इरिवर्सिबल का जंप जब होगा तो इसके ऊपर ही कहीं रुकेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो मान लो इस पॉइंट पे रुक गया, इसके बाद ऐसा यहां जाके ये यहाँ पे एंड होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये वाला ग्राफ हो गया इरिवर्सिबल का और ये ग्राफ हो गया रिवर्सिबल का। तो इस बार हमने क्या कर दिया बच्चों, वॉल्यूम को सेम करा दिया है, तो प्रेशर डिफरेंट हमको लेना पड़ेगा, सिंपल बात है, क्लियर है, ठीक है। तो ये देख लो बच्चों, इसको ड्रॉ भी कर लो जल्दी से, फास्ट फास्ट बच्चों, फास्ट ड्रॉ करो जल्दी से फटाफट। यस, आज का नोट जो लिख के सेंड करूंगा उसमें होगा, जो भी पढ़ाऊंगा वो सारा कुछ होगा। यस यस यस, एक कांस्टेंट तो दूसरा वेरी, इसी हिसाब से हम सोच सकते हैं कि मान लो फाइनल वॉल्यूम सेम करा दिए तो प्रेशर डिफरेंट होगा, अगर प्रेशर सेम करा दिए तो वॉल्यूम डिफरेंट होगा। ऐसा हम अभी नहीं कह रहे, यहां पे हम
देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मतलब कि हर पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो रिवर्सिबल हो गया, हर पॉइंट का प्रेशर सेम हो गया तो इरिवर्सिबल हो गया। ये है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि जैसे ऐसे से जाके यहाँ पे रुक रहा है तो दिस इज आवर फाइनल वॉल्यूम, और तो ऐसे आके भी यहीं पे फाइनली रुक रहा है तो ये भी अपर फाइनल वॉल्यूम। तो बोल रहे हैं फाइनल वॉल्यूम अगर इक्वल आ रहा है, ठीक है, इंटायर प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है बच्चा। इन बोथ केसेस रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली फाइनल स्टेट जो अटेन कर रहा है उस टाइम का वॉल्यूम दोनों का सेम हो जा रहा है। तो फिर क्या डिफरेंट होगा? प्रेशर, ठीक है। अगर फाइनल प्रेशर सेम हो जा रहा है तो क्या डिफरेंट होगा? वॉल्यूम। कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और कुछ नहीं, समझ रहे हो? सिंपली इंटायर केस में रिवर्सिबल लिख रहे हो, दोनों वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन हम लिख रहे हैं ऐसा कि वॉल्यूम सेम, मतलब दोनों केस का फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम सेम, प्रेशर सेम, दैट इज दोनों केस का फाइनल पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? सेम। बस सिंपल है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो बताओ जल्दी से, रिप्लाई करो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए अभी मैं आपको कॉम्प्रेशन का ग्राफ बताता हूं। उस दिन कॉम्प्रेशन का ग्राफ मैंने आपको नहीं बताया था। कॉम्प्रेशन का ग्राफ देखिए क्या होगा। कॉम्प्रेशन का ग्राफ बच्चों सिंपल है कि नॉर्मली यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कॉम्प्रेशन में क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज वर्क डन कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। तो सीधा बात है कि सिस्टम का एनर्जी लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम अगर एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी बढ़ेगा, तो हमें हमारा जो बॉडी वो क्या होगा बच्चों? हीट होगा। हीटिंग टेक्स प्लेस, दैट इज हमारे अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व ये हुआ था कि इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल। सो बच्चों ज्यादा हीटिंग कब होगा? जब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? इरिवर्सिबल, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा इरिवर्सिबल का वो ज्यादा होगा कंपेरेबल टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल। ओके बच्चों, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्लियर है? और ये बात तो बार बार बताए कि किसी भी केस में जाओ फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ही ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल का, ठीक है। अब इसे बच्चों नॉर्मली ग्राफ पहले ऐसे बना दो, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। तो मान लो ये ऐसा जाएगा तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, जिसका जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर यहाँ क्या बच्चों? T1 है ना। तो इस बार जो भी है रिवर्सिबली जाइए इरिवर्सिबली, उसका टेम्परेचर इस T1 के वैल्यू से क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब कंडीशन कैसा है कि फिर बात यहाँ पे भी वही आएगा कि PV इक्वल टू क्या लग जाएगा? nRT। बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रिवर्सिबली जाओ या इरिवर्सिबली जाओ इन केस ऑफ कंप्रेशन, दोनों का फाइनल वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, दोनों का फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या है? सेम है, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं आपको तब क्या केस होगा वो देखिए। तो ये पॉइंट, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आ रहा है दिस इज आवर फाइनल वॉल्यूम, और बोला ये जा रहा है बच्चों कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? सेम, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम सेम मतलब इरिवर्सिबल वाला ग्राफ भी इसी पॉइंट को लाके कट करेगा, ठीक है, समझ गए? इसी पॉइंट पे लाके कहीं भी रुकेगा। तो अब कंडीशन मेरी सुन लीजिए कि अगर वॉल्यूम दोनों में सेम हो गया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसका प्रेशर भी क्या होगा बच्चों? हाई होगा। तो प्रेशर हाई होने के लिए, ठीक है, अगर ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो P फाइनल है रिवर्सिबल का, तो कंडीशन है कि इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होता है कंपेरेबल टू रिवर्सिबल। सो फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा किसका? इरिवर्सिबल का। तो कंडीशन ये बच्चों कि ये ग्राफ जंप करके यहां मान लो चला गया, इसके ऊपर ही कहीं जाएगा, यहां चला गया। अब इसके हिसाब से इस तरीके से जाएगा और इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका? इरिवर्सिबल का, ठीक है। ये ग्राफ किसका? रिवर्सिबल का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है आपको? क्लियर है बच्चों?
बच्चों क्लियर है? रिप्लाई करो। यस, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर बच्चों, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा मुझे पढ़ाने में। अच्छा, इरिवर्सिबल का फिर से देखो, एक आखिरी बार फिर से ये रिपीट कर रहा हूं ग्राफ, मेरी बात सुन लो। इन केस ऑफ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। फॉर कंप्रेशन इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट तो दोनों का सेम है, फाइनल पॉइंट का प्रेशर भी सॉरी फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम भी सेम आ गया, रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में। तो अपन यहां लगा दिए पी भी इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो अब कंडीशन ये है कि मान लो इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक पॉइंट ऐसा खींच दिया कि ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही वॉल्यूम कहीं ना कहीं होगा, ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो यहां से जंप करके ऊपर चला गया और ये इधर आएगा कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज है, तो वॉल्यूम तो सेम करना है, दोनों का फाइनल कर दिए, तो प्रेशर हाई दिखा देंगे किसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस का, और कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, जब हमने कर दिया प्रेशर सॉरी वॉल्यूम से। दूसरा केस देखिए, अगर मैं मान लो कर दूं कि प्रेशर जो है वो सेम है ना, कांस्टेंट नहीं लिख रहे, इस बार हम क्या लिख रहे हैं, सेम। ठीक है, तो अब जरा देखो कंडीशन कि अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें P वर्सेस V का, तो देखिए क्या होगा। P वर्सेस V में फिर नॉर्मल ग्राफ एक तो ऐसा ड्रॉ कर दीजिए और एरो ऐसा लगा दीजिए, ये पॉइंट का P1, V1 और T1। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, यहाँ का V1 और यहाँ का P1। ठीक, अब देखो यहाँ वही बात, P भी इक्वल टू क्या, nRT। तो प्रेशर तो सेम है दोनों केस में, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, तो इस बार प्रेशर के करस्पॉन्डिंग ऐसा ड्रॉ कर दो लाइन। ठीक है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वॉल्यूम भी क्या बच्चों, ज्यादा, और इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा होता है कंपेरेबल टू रिवर्सिबल। सो ये ग्राफ जंप करके यहां जाएगा पहले, क्योंकि प्रेशर को सेम लेना है। अब उसके बाद ये कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होकर मान लो यहां रुकेगा या यहां रुकेगा या यहां कहीं भी, बट कभी भी इस पॉइंट को क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट को क्रॉस करके इधर गया तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम है किसका, रिवर्सिबल का, और रिवर्सिबल से वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब कहीं यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी। इसलिए मान लो ये जो ग्राफ है ये इस पॉइंट पे जाकर रुक गया, तो ये जो ग्राफ हमने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, एक रिवर्सिबल का और दूसरा हो गया बच्चों हमारा इरिवर्सिबल का। बाकी आइसोथर्मल एडियाबेटिक का ग्राफ उसी दिन बताए थे, डिटेल में बताए थे, ये भी ग्राफ उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार प्यारा सा रिप्लाई अगर आप कर दें तो मजा आ जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया, अगर आप ऐसा रिप्लाई कर दो तो ठीक है। चलिए अब बच्चों रियल गैस से रिलेटेड एक आध प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूं। उस दिन जो रियल गैस मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो रियल गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं। इस प्रॉब्लम को मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सॉल्व करेंगे। अब सुन लो क्वेश्चन है बच्चों, 1 मोल ऑफ रियल गैस, 1 मोल ऑफ रियल गैस, 1 मोल ऑफ रियल गैस is subjected to heating, is subjected to heating, subjected to heating at constant volume, at constant volume, at constant volume, P1 constant volume, P1 V1 T1। ठीक है, P1 V1 T1 2, P2 V1 T2, क्योंकि बच्चों वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट, इसीलिए दोनों केस में वॉल्यूम क्या रख दिया हमने, V1 V1। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, टू दिस स्टेट। ठीक है, ये बोल रहा है टू दिस स्टेट, बोल रहा है द it subjected to adiabatic irreversible compression
It's subjected to adiabatic irreversible compression against constant external pressure is P3 against constant external pressure is P3 ATM if system is reached final state P3 V2 T3 P3 V2 T3 ठीक है। और बोल रहा है इफ मोलर हीट कैपेसिटी, या ऐसा बोल रहा है सीबी जो है वो सीबी के बराबर ही है, सीबी लेकर चलेंगे, कोई वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। तो बोल रहा है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा एच बिटवीन 1 to 3, तीन स्टेट पे जा रहा है। पहले ये स्टेट 1 से गया कहां पे बच्चों, स्टेट 2 पे, स्टेट 2 से कहां पे जा रहा है, स्टेट 3 पे। तो ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है। सीबी और सीबी मतलब इन जनरल मोलर हीट कैपेसिटी जो है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम सीबी लेकर चलो और कुछ नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। 1 मोल ऑफ रियल गैस इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम P1 V1 T जो कि स्टेट 1 है, वहां से वो P2 V1 T2 पे जा रहा है जो कि स्टेट 2 है। इट सब्जेक्टेड टू एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ P3। स्टेट 2 जाने के बाद एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है जिसमें बच्चों P3 हम ले रहे हैं प्रेशर, ठीक है। अब सिस्टम जो है रीच्ड कर रहा है फाइनल स्टेट P3 V2 T3 पर, P3 V2 T3 पर, और CB का वैल्यू CB लेंगे। बोल रहा है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा H बिटवीन 1 to 3, 1 से 3 के बीच का हमें डिराइव करना है बच्चों एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों? मैं सॉल्व करूं या आप ट्राई कर रहे हो? मैं सॉल्व करूं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, वर्क डन फर्स्ट का 0, एक्चुअली वर्क डन नहीं निकालना है, वर्क डन नहीं निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा एच का नेट वैल्यू, ये बात ध्यान रखें। बट आपका लॉजिक सही है कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। 1 मोल ऑफ रियल गैस, ये सारे क्वेश्चन सारे जेई एडवांस लेवल के हैं, इनको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो जेई मेंस और नीट का क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा खटाखट, बिना टाइम वेस्ट हुए, एकदम बहुत फास्ट आपसे सॉल्व होगा बच्चों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं प्रॉब्लम यहां से हटा दिया और अब सबसे पहले हम ग्राफ यहां ड्रॉ करते हैं, जरा देखिए ग्राफ, ये है P वर्सेस B का ग्राफ, यहां पे स्टेट 1 है, ठीक है। इसमें लिख दो P1 V1 और क्या आपका T1, ऐसा। अब बच्चों हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। क्लियर है बच्चों? अगर हमें वॉल्यूम को मान लो कांस्टेंट रखना है तो हम यहां पे मान लो ये पॉइंट पे चलेगा, ठीक है, P1 V1 और ये T1, ठीक है। और बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ रियल गैस इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम हीट कर रहे
समझ रहे हो? इसका मतलब हमारे अंदर का एनर्जी कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर एनर्जी कंटेंट बढ़ रहा है, सीधा बात है, मतलब हमने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब अगर हमारे ऊपर वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा बच्चों, वहां पे कॉम्प्रेशन वाला केस आया, और कॉम्प्रेशन केस में प्रेशर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, ठीक है। ऐसा केस हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और इस पॉइंट पे पहुंच गए, P2 V1 और क्या बच्चों आपका T2, ये आ गया। इसके बाद है, इसके बाद बच्चों बोल रहा है कि हमें एडियाबेटिक इरिवर्सिबल कंप्रेशन करा रहे अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P3, ठीक है। तो ये स्टेट 1 से गया स्टेट 2 पे, ठीक है, समझ रहे हो। और उसके बाद है बच्चों कि हम कंप्रेशन करा रहे, उसके बाद ये जा रहा है स्टेट 3 पे कहीं पे। तो स्टेट 3 का कंडीशन दे रखा है P3 V2 और T3। सीधा समझ लो कि यहां से यहां डेल्टा एच और यहां से यहां डेल्टा एच, तो इसका नाम दे दिए डेल्टा H1, और यहां से यहां डेल्टा H2। तो पहले जाएंगे स्टेट 1 से 2 पे, फिर जाएंगे स्टेट 2 से 3 पे, ठीक है बच्चों। पहले कहां जाएंगे, स्टेट 1 से जाएंगे स्टेट 2 पे, फिर बाद में स्टेट 2 से जाएंगे स्टेट 3 पे। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर एनर्जी का डायरेक्शन आपको देखना है, तो जैसे देखते थे ना महाभारत में, ऐसे तीर चलता था, तो एक ग्रुप में जितना होता था सबका पावर एक साथ ऐड होता है ना। बस उसी तरीके से जिस भी एरो का डायरेक्शन सेम रहेगा, उसका एनर्जी आपस में क्या होगा बच्चों, ऐड। तो मतलब ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो डेल्टा एच नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा डेल्टा H1 से 2 और प्लस डेल्टा H2 to 3, ठीक है। इंथैल्पी में से हम लोग करते हैं, डेल्टा एच नेट का वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। मान लो डेल्टा H1 बोल दिए और डेल्टा H2 बोल दिए, तो ये हमारा आ गया बच्चों, डेल्टा एच नेट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H1 और प्लस डेल्टा H2 आ गया। क्लियर, क्लियर है बच्चों? एक रिप्लाई कर दो छोटा सा, एक प्यारा सा मासूम सा रिप्लाई कर दो जल्दी से, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। तो यहां से आ गया डेल्टा एच नेट। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा H1 का वैल्यू। यस यस, ये ग्राफ में P2 P3 अलग है, ठीक है, अलग पॉइंट पे मान लो ऊपर हम दिखा दे जरा इस तरीके से, P2 ये P3 V2 और T3 इस तरीके से, हम समझ रहे, अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग है, ठीक है। वो एक्चुअली ऊपर नहीं दिखता ना, इसलिए मैंने वहां लिख दिया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं लिखेंगे डेल्टा H1। तो डेल्टा H1 के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1, ये फॉर्मूला लगा देंगे जो जनरल वाला था। अब यहाँ पे डेल्टा U का फॉर्मूला क्या बच्चों, NCV dt है ना, NCV dt, और डेल्टा H1 और प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अब मेरी बात समझ लो बच्चों, रियल गैस है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, NCV dt, दैट इज कुल मिला के हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, NCV डेल्टा T। बोलोगे सर ये डायरेक्ट तो सिर्फ आइडियल गैस में यूज होता है, रियल गैस में आपने कैसे यूज कर लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, du इज इक्वल टू NCV dt प्लस du बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। तो आप देखिए, जब यहां से यहां जा रहे हैं ना, तो वॉल्यूम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये dv वाला टर्म जीरो है, तो ये नेट पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ यहां से यहां क्या बचा, NCV dt बचा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, NCV डेल्टा T। एंड फिर से जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि V2 का भी वॉल्यूम V1 ही है और V1 का भी वॉल्यूम V1 ही है, तो डेल्टा H1 हो जाएगा बच्चों NCV डेल्टा T, ठीक है, NCV डेल्टा T और प्लस V कॉमन ले लो तो V1 के बराबर एंड P2 माइनस P1। तो ये हमारा आ गया डेल्टा H1 का वैल्यू, ठीक है। एक बार सारे बच्चे यहां तक लिख लें और एक बार बता दें कि क्या उन्हें यहां तक क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है। गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो एक बात याद रखें, साइड में हम यहां लिख देते हैं, बाद में इसका यूज करना पड़ेगा। डेल्टा H1 का वैल्यू कितना, NCV, N का वैल्यू वैसे भी 1 है क्योंकि 1 मोल बोला है रियल गैस,
तो यहाँ पे CB डेल्टा T और प्लस V1 इंटू P2 माइनस वट P1, तो ये यहां से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा मैं आपको ये निकाल रहा हूं कि डेल्टा H2 और ये कब है, जब हम 2 से 3 स्टेट पे जा रहे थे, स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जा रहे थे। ठीक है, स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जब हम जा रहे थे उस टाइम का ये कंडीशन है। ठीक है, उस टाइम का ये बातें हैं, उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हटा के, इसका वैसे भी कोई काम है नहीं ग्राफ का, तो यहाँ लिख देते हैं कि डेल्टा H1 इज इक्वल टू व्हाट, NCB डेल्टा T, और n का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो CB डेल्टा T, और प्लस आ जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या आपका कि V1 कॉमन हो जाएगा और P2 माइनस क्या आपका P1, तो ये आ गया डेल्टा H1। ठीक है, दिस इज आवर डेल्टा H1। अब मैं बच्चों डेल्टा H2 निकालने जा रहा हूं, जो जब स्टेट 2 से आपने स्टेट 3 पे गए उस टाइम का है। ठीक है, अब फिर से यहां लगा दे जनरल फॉर्मूला, क्या आप यहां पे लगाएंगे डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1, ये फॉर्मूला है बच्चों। अब सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों बात यह है कि यहां पे डेल्टा U का वैल्यू NCB डेल्टा T आप नहीं पुट कर सकते। बोलोगे सर वाई, तो हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि यहां का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं है। स्टेट 2 में क्या था, P2 V1 और T2, और बाद में यह स्टेट 2 से जब स्टेट 3 पे गया तो वॉल्यूम V1 से चेंज होकर क्या हो गया बच्चों, V2 हो गया। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इस बार NCB डेल्टा T का यूज नहीं कर सकते। वेरी गुड अंश, वेरी गुड। तो इस बार हम क्या करेंगे कि वगडन वाले फॉर्मूला से जाएंगे और क्या करेंगे कि डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, Q प्लस W, और एडियाबेटिक प्रोसेस बोल के दिया है प्रॉब्लम में, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, W हो जाएगा। ठीक है, अब W का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रिवर्सिबल है तो माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू DV, V1 से V2 तक इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर है तो बाहर लेके जाएंगे, है ना, समझ गए। तो यहां पे बोला है भाई इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, दैट इज फाइनली जो भी P3 दिया है वही उसका कांस्टेंट प्रेशर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे बच्चों, माइनस ऑफ P3 इंटू, कहां से कहां जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है फाइनल वॉल्यूम, कहां पे जा रहा है, फाइनल वॉल्यूम इसका V2 है, और स्टेट 2 का इनिशियल वॉल्यूम क्या है बच्चों आपका V1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ P3 और ये V2 और माइनस ऑफ क्या बच्चों आपका V1। तो ये जो वर्कडन आया ना, यही आपका डेल्टा U भी हो गया। ठीक है, तो आप एक बार पहले प्यारा सा मैसेज भेज दीजिए कि सर स्टेट 2 का हमें डेल्टा U कैसे निकलेगा, ये समझ में आ गया। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो बच्चों। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए मैंने नहीं दिया था, मैं आपके सामने सॉल्व करूं और आप देखें कि कैसे प्रॉब्लम में अप्रोच लगाना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद भी एक एक स्टेप पे हमारा अप्रोच क्या होगा प्रॉब्लम को लेकर, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। ठीक है, ताकि ऐसे प्रॉब्लम करने के बाद आप छोटे छोटे प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकें, डाउट आपको ना आए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब देखिए, अब हम यहां से चले जाते हैं कि डेल्टा H2 इज इक्वल टू, ये तो हमें मिल गया माइनस ऑफ P3 इंटू V2 माइनस V1, ये मिल गया, और प्लस बच्चों प्लस यहां से P2 V2 है ना, तो P2 क्या था P3 के बराबर, और V2 तो V2 ही था, और P1 कितना था P2 के बराबर, और V1 वहां पे V1 ही था। तो नेट ये वैल्यू आ गया बच्चों किसका, डेल्टा H2 का। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए यार, स्टेट 3 का फाइनल प्रेशर कितना है P3 है, फाइनल वॉल्यूम कितना है V2 है, तो यहां लिख दिए क्या आपका P3 V2 और माइनस इसका प्रेशर कितना है P2 और वॉल्यूम कितना है V1, तो ये P2 V1, क्योंकि ये जो डेल्टा H हम निकाल रहे हैं इसमें हम 2 to 3 ना चल के जा रहे हैं स्टेट, तो इसलिए हमारे डेल्टा H2 आ गया। अब क्या करना है बच्चों, एक के बात याद रखना कि जब हम तीर ऐसे चलाते एरो ऐसा जा रहा है खटाक, तो मान लो कि ये दो, ये हमने ऐसा, हमारे और तुम्हारे बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, हमारा गैंग है इधर, तुम लोग हो उधर, तुम लोग सारे लोग और मैं अकेला। ठीक है, तो इधर से हमारा 3 एरो जा रहा है,
तो ये 3 एरो तो मेरा ही एनर्जी है ना, ये तो तुम ही पे अटैक करेगा जाके ऐसा खटाक खट खट, ठीक है। एक गया ऐसा, दूसरा गया और तीसरा गया, तो तीनों आप ही पे अटैक करेगा। तो तीनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो ये तीनों आपस में क्या होगा बच्चों, ऐड। तो ये तीनों का एनर्जी आपस में क्या हो जाएगा, ऐड। और आप भी बोले सर अगर आप मेरे पे अटैक करोगे तो हम भी चलाएंगे तीर, और ये वाला तुम लोग जो है ना, ये ऐसा तीर एकदम चलाए तो ये आके फिर हमें लगेगा इधर, ठीक है, ठीक है, समझे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये वाला तीर तुम लोग चलाए तो ये वाला मेरे एनर्जी को क्या करेगा, कम। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो आपस में क्या होगा, सब्सट्रैक्ट। और अगर सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड। समझ रहे हो, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे आप, डेल्टा H2 निकाल लिए हैं, डेल्टा H1 निकाल लिए हैं, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा H नेट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत से समझाया है तो सारे बच्चे एक एक रिप्लाई करो जल्दी से, यस और नो। सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, प्लीज बच्चों रिप्लाई करो फटाफट, वो भी बिना टाइम खराब करे। सारे बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए, एक एक बच्चों का, ठीक है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको लग रहा है कि सर मेहनत नहीं कर रहे, बस ऐसे आके खड़े हो गए हैं, पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। तो रिप्लाई करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और रियल गैस से रिलेटेड, परमानेंट मार्कर का क्या हुआ, परमानेंट का मार्कर के एक और गड़बड़ हो गया, कल मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो लिख दिए पूरे व्हाइट बोर्ड पे, फिर वो वहां पे भी गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। चलिए इधर देखिए, फिर उसको हमने फेंक दिया। अब इधर देखो, कंडीशन देखो बच्चों, कंडीशन ये है कि फिक्स्ड, फिक्स्ड, इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। यहां पे दे रखा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रियल गैस, अमाउंट ऑफ रियल गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रियल गैस is undergoing, is undergoing, is undergoing a change of state from, a change of state from, change of state from 5 atm 10 liter, 5 atm 10 liter to 5 atm 10 liter to 10 atm 10 atm 50 लीटर, 10 atm 50 लीटर, ठीक है। और लिखा हुआ इफ du by dv, du by dv at constant pressure is equal to 2 atm, ठीक है। और दूसरा दे रखा है कि du by dp at constant temperature is equal to 5 liter, कैलकुलेट डेल्टा H, कैलकुलेट डेल्टा H। मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो अपलोड भी होगा। इससे मुश्किल प्रॉब्लम रियल गैस में या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो प्रॉपरली जेईई एडवांस लेवल का पढ़ रहा है, तभी आपसे सॉल्व होगा। अब अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मैं समझूंगा वाह गजब, और अगर नहीं सॉल्व किए तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, ठीक है। बशर्ते कंसेप्ट लगाना पड़ेगा एकदम जबरदस्त तरीके का। ये क्वेश्चन कोई आसान सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा सोचेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर करना क्या है, ठीक है ना बच्चों, करना क्या है। बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट करिए, फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे ना, ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा ना, गजब, गजब हो जाएगा फिर।
बच्चों घबराओ मत, ट्राई करो, फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे ही सॉल्व करना है एक्चुअली, ताकि आपको एक बात समझ में आए कि आखिर सर ने पूरे डिटेल में क्यों पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे उस टाइम एग्जाम में। देखो ये पर्टिकुलरली ये ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो स्टूडेंट सॉल्व करे, ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप कंसेप्ट सीखें। तो अगेन इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करूंगा, और अगर आपने सॉल्व कर दिया तो एकदम मजे वाली बात है। चलो, टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है बच्चों, 1 मिनट और टाइम है, इसी टाइम में आप सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर मैं ही बताऊं? ठीक है, मैं ही बताता हूं, सुन लो सारे बच्चे, ध्यान से देखो बिल्कुल। यहां पे बोल रहा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रियल गैस, आइडियल तो है नहीं, ये कौन सा गैस है बच्चों? रियल। अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम 5 एटीएम 10 लीटर टू 10 एटीएम 50 लीटर, इफ दिस इज दिस देन कैलकुलेट डेल एच। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बात सुन लो। डेल एच का जो फॉर्मूला है वो डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है? एकदम जेई एडवांस है, प्योर, ये नॉट जेई मेंस और नीट, ठीक है, ये प्योर जेई एडवांस। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला एक होता है कि डेल यू प्लस P2V2 और माइनस P1V1। तो देखो यहां पे बच्चों हमको P2V2 भी पता है, दिस इज P2, दिस इज V2 एंड दिस इज P1 और ये V1। तो P2V2 और P1V1 तो पता है। तो कुल मिला के डेल एच के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? डेल यू चाहिए, ठीक है, डेल यू चाहिए। और यहां देखो वॉल्यूम वेरिएबल है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेने से भी काम तो चलेगा नहीं। तो अब आप देखो बच्चों, यहां से क्या है कि डेल यू इज इक्वल टू एनसीबी, और आपके यहां से था कि डेल्टा टी प्लस डी यू बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आप करेंगे अगर, तो डेल यू निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? डी यू बाय डीवी चाहिए, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बट देखो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? डी यू बाय डीवी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, डी बाई डी भी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है बच्चों। तो मामला जो है यहीं पे गड़बड़ हो गया, ठीक है, मामला यहीं गड़बड़ हो गया। अगर अगर यहां पे दिया होता डी यू बाई डी भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रॉब्लम इजी हो जाता। तो फिर आप क्या करते? यहां पे डी यू बाई डी भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर के पोजीशन में ये वैल्यू जाके पुट कर देते और हमारा आंसर आ जाता, और डीबी के बदले डेल्टा भी निकाल लेते V2 माइनस V1 से, वो भी आ जाता, इजिली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन ये प्रॉब्लम तो है नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहां पे, ठीक है, यस, तो यहां पे क्या है? डी यू बाई डी भी एट क्या दे रखा है यहाँ पे? कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों अब यहां मैं कुछ अलग बातें बताने जा रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से सुनना। बात ये बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो सर क्या अप्लाई करेंगे? अगर ये अप्लाई नहीं करेंगे तो सर मैं भी बोलता हूं आपको कि सर आप अप्लाई ये करो कि भाई हमने क्या बताया था कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन है किसका? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, जिसमें 3 पेयर बना था, फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हमने बोला था कि जनरली हम लोग जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम वाले फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला डिटर्मिनेशन। बट हमने आपसे यह भी कहा था कि अगर हम चाहें तो इसके फॉर्मूला को प्रेशर इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसे प्रेशर इंटू टेम्परेचर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, यस 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 यस, तो कर सकते हैं एक्सप्रेस। तो अभी मैं वही करने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना बच्चों कि अगर मान लो हमने ले लिया कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड क्या आपका टेम्परेचर, ठीक है, इस तरीके से कंसेप्ट हमने अगर यहां पे ले लिया। 1 मिनट बच्चों, मेरे फोन का बैटरी डाउन हो गया, मैं जरा इसको चार्ज में लगा देता हूं।
और बच्चों इसमें थोड़ा सा डाटा भी चेंज है यार, ये जो टी दिया ना, यहाँ टी नहीं, यहाँ पे भी है, भी। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन लेके चलेंगे। यहाँ पे du बाई dp एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ du बाई dp एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं 1 मिनट में चार्जर लेकर आ रहा हूँ यार, मेरे फोन की बैटरी जो है ना वो डिस्चार्ज हुई है। 1 मिनट। यस बच्चों, चलो अब आगे आप देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यू हमने लिया प्रेशर और वॉल्यूम में। अभी यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो एक बार हमसे पहले पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई डाउट नहीं तब भी आगे बढ़ूंगा, अगर डाउट है तो उसको क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार किसी को कोई डाउट है, और अगर डाउट नहीं है तो नो लिखो जल्दी से बच्चों, सारे बच्चे नो लिखो अगर डाउट नहीं है तो। और अगर डाउट है तो पूछो क्या डाउट है, सारे बच्चे, सारे बच्चे, ओ सारे बच्चे। नहीं है, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो, ठीक है। कंडीशन देखो, कंडीशन ये यहाँ पे ये बच्चों कि भाई हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ सीधा हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऐसा कि du इज इक्वल टू du बाय dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dp, और प्लस du बाय dv एट कांस्टेंट प्रेशर, du बाय dv एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू क्या आपका dv। ये एक्सप्रेशन लिख दिए। ये हमने कभी नहीं लिखवाया था, लेकिन यही तो है एडवांस वाला दिमाग कि बच्चा को खुद ही सोचना पड़ता है। टीचर ने एक बार पढ़ा दिया था कि भाई u जो है ये फंक्शन है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। प्रेशर टेम्परेचर के टर्म्स में, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में, टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म्स में। तो हमने टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म्स में इसलिए लिया क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम टेम्परेचर वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। लेकिन एक भी क्वेश्चन अगर आ गया जेई में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नीट में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो पता होना चाहिए भाई कि हमने सर ने बताया था, अगर कोई काम होगा तभी तो बताया था ना, अदरवाइज क्यों बताते। अब ये फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हम 1 मोल के लिए लेके चल रहे हैं। अब देखो बच्चों, इस du बाई dp एट कांस्टेंट वैल्यू, देखो du बाई dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 5 लीटर। तो यहाँ अपन पुट कर देंगे, यहाँ अपन पुट कर देंगे, या इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि du इज इक्वल टू du बाई dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू दे रखा है बच्चों 2 atm। तो अपन यहाँ पुट कर दिए 2, ठीक है, और इंटू dp, और प्लस बच्चों du बाई dv एट कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू दे रखा है 2, और इंटू क्या आगे बच्चों आपका dv। तो अब देखो du को लिख सकते हैं डेल्टा u इज इक्वल 2 इंटू डेल्टा p, और 2 सॉरी आपका du बाई dp का जो वैल्यू था वो 2 नहीं है, वो है बच्चों आपका 5 है ना। 5 इंटू डीपी आ जाएगा, तो 5 इंटू डेल्टा पी और 2 इंटू डेल्टा भी। अब देखो यहां से डेल्टा यू निकाल लेंगे, 5 इंटू डेल्टा पी क्या होता है बच्चों, P2 माइनस P1। इधर देखिए ये 10 एटीएम है और ये 5 एटीएम, तो 10 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 5, और प्लस 2 इंटू V2 कितना है बच्चों 50, और V1 कितना है 10, तो 50 में 10 जाएगा कितना बचेगा 40। यहां से आ गया 5 5 25, और प्लस 42 जा 80, तो ये कितना आ गया बच्चों आपके 80 20 100, 105 आ गया लीटर एटीएम। आप चाहे तो इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अभी लीटर एटीएम में ही रहने दो, ठीक है। यस यस अंश, वेरी गुड यार, वेरी गुड, जिस बच्चे ने भी लाया वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अब देखो ये अपना आ गया भाई, ये आ गया डेल यू का वैल्यू। अब देखो जादू, जादू देखो यहाँ पे
कि डेल एच इज इक्वल टू, अब लिखेंगे डेल यू प्लस P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। ओके बच्चों, तो यहां लिख देंगे हम कि डेल एच इक्वल टू डेल यू, और डेल यू का वैल्यू है 105 एंड प्लस P2 V2, तो P2 V2 कितना हो गया 15 into 10 हो जाएगा ये बच्चों आपका 500 माइनस 5 into 10 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 50। तो यहां से हो जाएगा 105 प्लस 450, तो यहां से हो जाएगा 555 लीटर एटीएम। ठीक है बच्चों, 555 आ गया किसके टर्म्स में, लीटर एटीएम के टर्म्स में। आपको इस क्वेश्चन को मार्क देना है स्टार में, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार लेवल के हिसाब से। आपको कैसा क्वेश्चन ये लगा, क्या कंसेप्चुअल कैसा लगा, टफनेस लेवल कैसा लगा बच्चों, सारे बच्चे का अपना मार्क यहां देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पे ये आ गया बच्चों फाइनली डेल एच का वैल्यू आ गया आपका 555 लीटर एटीएम में। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों। हम चाहें तो इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कि डेल एच इज इक्वल टू 555 इंटू 101.325 है ना, ये जूल में आ गया। अब बाद में लिख सकते हैं डेल एच इक्वल टू 555 इंटू 101.325 डिवाइड बाय 1000। एक बार सारे बच्चे स्टार वाइज बताइए कितने स्टार का क्वेश्चन आपको ये लगा और कौन सा स्टेप में कहीं दिक्कत गया। देखो इसी को बोलते हैं जेईई एडवांस। एट द एंड कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एट द एंड ये वाला डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 वाला, ये वाला लगाए है ना। और डेल यू हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद यहां पे वैल्यू पुट कर दिए। क्या बोल रहे भाई, सर वो एच पी अभी वो अलग था। यस यस बिल्कुल नया था भाई, नहीं तुम नहीं समझे, तुम नहीं समझे। हमने क्या पढ़ाया था, U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर, और दो दो का पेयर बनाए थे। U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम। तो इनमें से किसी को भी लेके हम एक्सप्रेस कर सकते थे ना इसका, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका। तो हम तो जनरली क्या लेके चलते थे, टेम्परेचर और वॉल्यूम। लेकिन इस बार हमने क्या किया कि प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर एक फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, एक मिनट, पूरे सम में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किए वो एंड में लिखो सकते। अच्छा वो मैं लिखूं, हाँ मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। देखो पूरे सम में हमने 2 फॉर्मूले का यूज करा है सिर्फ, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। सबसे पहले हमको डेल एच निकालना था, तो डेल यू प्लस P2 V2 और माइनस ऑफ P1 V1, ये फॉर्मूला हमने लगाया। ये तो हमें सब दिया हुआ है, ये चाहिए था। डेल यू का जनरल फॉर्मूला होता है NCB/dt और प्लस du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रॉब्लम में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, तो ये वाला दिया हुआ भी नहीं था, तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। बट प्रॉब्लम में एक बात दिया हुआ था कि भैया du by dv एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका वैल्यू दिया हुआ था, और du by dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वैल्यू दिया था। तो अब हमारा दिमाग जो इस डायरेक्शन में जाके वर्क करेगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें इन दोनों का यूज कर सके। हमने क्या सोचा कि यहाँ पे U हमने बताया था फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर। ठीक है, इसमें 3 कॉम्बिनेशन बनाए थे, 3 में बोले थे किसी से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम एंड U इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, ये 3 कॉम्बिनेशन। बट उस टाइम पे हमने प्रायोरिटी दिया था टेम्परेचर और वॉल्यूम को, और इसके हिसाब से फॉर्मूला एक्सप्रेस कर दिया था। लेकिन अभी अगर उस फॉर्मूले को लेके चलेंगे तो ये इनसफिशिएंट डाटा है। तो हमें फिर क्या करना पड़ा कि हमने देखा यहाँ पे U और P और V का इन्वॉल्वमेंट है, हमने P और V के कॉम्बिनेशन का यूज किया, और इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया
कि du इज इक्वल टू du बाई dv एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dv और प्लस 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 हमने यहाँ पे कर दिया कि du बाई dp एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dp। तो देखो ये तरीके से हमने यहाँ पे इसका वैल्यू दिया था, ये पुट कर दिया, और ये वैल्यू पुट दिया था, ये पुट कर दिया। du मतलब dv मतलब डेल्टा v और dp मतलब डेल्टा p। तो P2 माइनस P1 से डेल्टा P निकाल लिए और V2 माइनस V1 से डेल्टा V निकाल लिए और यहाँ लाके पुट कर दिए। तो नेट वैल्यू हमारे पास आ गया किसका? डेल्टा U का। फिर डेल्टा U लाके यहाँ पुट कर दिए, ये वैल्यू पुट कर दिए, नेट आ गया हमारे पास डेल्टा H 555। क्लियर? क्लियर है? हाँ वही तो सोचना था यार, यही तो होता है जेई एडवांस। ठीक है, जेई एडवांस जेई मेन से क्यों अलग है? यस 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 यस। बट यंस हमने एच के लिए भी बताया था और यू के लिए भी बताया था, दोनों के लिए बोला था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूं। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम पूछे तो आप बता देना। चलिए आज का प्रॉब्लम वाइज अगर मैं बात करूं तो लास्ट प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन एकदम आसान है, इसमें मेरे को नहीं आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल नीट और मेंस लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें लिखिएगा बच्चों, अ रियल गैस इज सब्जेक्टेड, अ रियल गैस is subjected, a real gas is subjected to an adiabatic process, to an adiabatic process, adiabatic process। ठीक है, और यहां दे रखा है 2 बार 40 लीटर 300 केल्विन, 2 4 बार 30 लीटर 400 केल्विन। ठीक है, ये दे दिया है। अब बोल रहा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 बार कैलकुलेट डेल एच। डेल एच निकालो जल्दी से बच्चों, जल्दी से निकाल दो भाई, डेल एच निकाल दे भाई, जल्दी से निकाल दो यार, डेल एच जल्दी निकाल लो फिर आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे देखो ना, यहाँ क्या बोला है, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो कौन सा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे कंसेप्ट किस लगेगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस का। बच्चों सुन लो, लगाना यहाँ पे है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो देखिए ये P2 V2 P1 V1 दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए बच्चों? डेल यू का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ क्या लगा देंगे? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगा दो, क्यू का वैल्यू 0, तो डेल यू इज इक्वल टू क्या बच्चों? आपका वर्क डन है ना, और वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू क्या आपका? डेल्टा भी, क्योंकि एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का है तो प्रेशर कांस्टेंट बोला है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना? 4 बार, और डेल्टा भी कितना बच्चों? देखो 30 पे जा रहा है, कहां से? 40 से, तो 30 माइनस क्या कर देंगे? 40। तो यहाँ पे क्या? माइनस ऑफ 4 और ये माइनस ऑफ 10, ये प्लस हो गया बच्चों, ये आ गया आपका 40 बार लीटर। ठीक है, तो ये डेल यू का वैल्यू आ गया। ठीक है,
एटीएम में नहीं, बार लीटर में आएगा भाई, क्योंकि प्रेशर का यूनिट इस बार क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, एटीएम नहीं दिया हुआ है। तो ये आ गया अपना, देखो कुल मिला के ये देखो ये आ गया 40 बार लीटर। ओके बच्चों, फिर रिपीट कर रहा हूं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू 0 हो गया, तो डेल यू का वैल्यू किसके बराबर हो गया, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन क्या होता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहां पर हम लिख दिया माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, उसका वैल्यू दे रखा है 4 बार, यहां देखो दिया हुआ है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 बार, है ना। तो 4 ला के हमने पुट कर दिया। एंड डेल्टा भी क्या होता है, V2 माइनस V1, तो ये V2 है और ये क्या है बच्चों आपका V1 है। तो V2 30 माइनस 40 कर दिए, तो माइनस ऑफ 10, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 40 कितना हो गया, सॉरी 10 इंटू 4 क्या हो गया, 40 बार लीटर। ओके, अब इसके बाद यहां लगा दो कि डेल एच इज इक्वल टू 40 और प्लस यहां से P2 V2 30 4 जा, है ना, 30 इंटू 4 माइनस P1 V1 40 इंटू 2, 40 इंटू 2, तो यहां से आ जाएगा देखो 40 और प्लस 120 और माइनस 80, तो यहां से हो जाएगा बच्चों आपका 40 और 40 80 बार लीटर, बार लीटर। आप इसको चाहे तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, 80 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो जूल निकल जाएगा, डिवाइड कर दो 1000 से, तो 8 किलो जूल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू जेईई मेंस एंड नीट लेवल, रिलेटेड टू रियल गैस। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अरे जल्दी करो, जल्दी बोलो, समय बीत रहा है, हमारे तुम्हारे बिछड़ने का समय हो रहा है, जल्दी बोलो यार, सारे बच्चे जल्दी बोलिए। ठीक है सारे बच्चे, ठीक है, फिर आज के लिए हमारे आपके मिलने का जो टाइम था वो खत्म होने वाला है कुछ देर में, जल्दी से बताते जाओ, इसीलिए सारे बच्चे 1 बार लीटर इक्वल टू 100 जूल, 1 बार लीटर इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, चलिए बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक खत्म, अब अभी कौन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो मेरे बात को सुने, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब सबसे पहली बात मेरी सुन लो कि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से हमारा काम क्यों नहीं हुआ, आगे हमें क्यों जाना पड़ा। तो पहली बात ये बच्चों, पहली बात ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एनर्जी कंजर्वेशन का इंफॉर्मेशन दिया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा, एनर्जी गेन होगा तो क्या होगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसी भी रिएक्शन के फिजिबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। दैट इज इन जनरल वर्ड में अगर बोले तो कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, इस बात का कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं देता। मतलब अगर ये मार्कर है बच्चों, यहां पे मार्कर है, और हम अगर इसको छोड़ दें तो ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं दे रहा है, सिर्फ वो एनर्जी का बात कर रहा है। अब खुद ही समझ के देखिए, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा बच्चों तो क्या ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, गिव मी आंसर प्लीज, बताओ, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड, किधर जाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, सीधा सीधा बताओ, डाउनवर्ड जाएगा, ऐसा देखो देखो देखो, ऐसा ऐसा डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो जा रहा है ना, अपने यहां रख दिया मैं, यहां रख दिए ऐसा, अब बोल रहे आजा भाई मार्कर यहाँ आके बैठ जा, प्लीज आजा, प्लीज आजा, आजा ना यार, तो बोलो मार्कर ऊपर जाके मेरे सर में बैठ रहा है क्या, मेरे सर पे बैठ रहा है क्या मार्कर, गिव मी आंसर प्लीज, बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, मतलब इस मार्कर का यहां से यहां जाके बैठना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे थोड़ा सा ऐसे करके कि यार थोड़ा सा ऐसा हो जा, आजा आजा, देखो आ गया, तो मतलब इस मार्कर का नीचे आना तो पॉसिबल है, बट ऊपर जाना पॉसिबल अपने आप नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन ये बच्चों,
कौन सा प्रोसेस पॉसिबल होगा, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, इस बात का इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और यहां पे दो नया वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब सुन लो बच्चों, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाए या बस इनिशिएटर की जरूरत पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों स्पॉन्टेनियस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरे पूरे केमिस्ट्री में या फिर इन जनरल आप बोलिए तो दुनिया का कोई भी प्रोसेस है उसको दो पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं, एक स्पॉन्टेनियस, दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब फिजिबल, मतलब पॉसिबल, ठीक है, विदाउट एनी सपोर्ट, अपने आप जो होगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं, ये देखिए, ये जो है इसको छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? ये बोलो कहां जाएगा बच्चों? नीचे। तो अपने आप नीचे गया, तो ये नीचे जाने का प्रोसेस कैसा हो गया आपका? बोलो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? गिव मी आंसर प्लीज, एस या एनएस? बोलो स्पॉन्टेनियस। ओके, हाँ हाँ, तो अपने आप जो नीचे जा रहा है वह स्पॉन्टेनियस है। और जो अब जैसे देखिए, क्या ये मार्कर ऊपर जा सकता है अपने आप? अपने आप ऊपर जा सकता है क्या? गिव मी आंसर प्लीज। नो। तो अपने आप ये ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम चाहें तो फोर्सफुली इसको बच्चों ऊपर भेज सकते हैं। कैसे? किसी के सपोर्ट से। जैसे देखो, अगर हमने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया, ऐसा ऊपर जा रहा है, तो ऐसा प्रोसेस जो किसी के सपोर्ट से चले उसे हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर हम सपोर्ट हटा दें तो वो सीधा ब्रेक हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो कंडीशन है बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या है कि फर्स्ट लॉ का कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, इस बात का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जैसे अगर आइस जो है अगर मेल्ट होगा तो उस प्रोसेस में क्या चाहिए? उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन ये वहां पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो एनर्जी का क्या एक्सचेंज हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब फर्स्ट लॉ बताया, लेकिन ये इसने नहीं बताया स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। सो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कि फ्लॉट दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट फॉलोइंग। फर्स्ट है इट कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क पॉसिबल और नॉट, इसका इंफॉर्मेशन ये नहीं देता। अगर जो हीट हमारे पास है, जो हीट हमने ऑब्जॉर्ब किया, क्या वो हीट एज ए वर्क हम उसका यूज कर सकते हैं 100% या नहीं यूज कर सकते? इस बात का ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया। दूसरा बात बच्चों, वेदर ए गिवन प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट फिजिबल, दैट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ठीक है, अंडर गिवन कंडीशन, इसका इंफॉर्मेशन भी इसने कुछ नहीं दिया। कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दूसरी बात बच्चों कि कोई भी प्रोसेस अगर मान लो हो रहा है तो कितने एक्सटेंट में होगा, ठीक है, कितना ज्यादा वो होगा कि नहीं होगा, इस बात का भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। दैट इज टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस विल बी अकर, दैट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पे जब कोई रिएक्शन जाएगा उस टाइम पे उसका क्या कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, इस बात का भी कोई इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक नहीं देता। ठीक है, जैसे हम बोल रहे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। बच्चों हम पूछे बताओ मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो आप आंसर दीजिए। क्या आप सिर्फ ये बात सुनकर, मेल्टिंग ऑफ आइस सुन के क्या आप बता पाओगे क्या ये स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नहीं बता पाओगे। नो, नहीं बता पाओगे, बिकॉज स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉट फिजिबल। और आप फिजिबिलिटी का इंफॉर्मेशन तभी दे पाओगे जब आपके पास उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दिया रहेगा। जैसे हम बोलेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस
और टेम्परेचर मेंशन कर दे लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, या सॉरी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों क्या आइस का मेल्ट हो पाना, सॉरी यार, क्या आइस का मेल्ट हो पाना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि लेस देन जीरो पे तो आइस ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं, आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन बच्चों? वाटर, है ना। तो ये कैसा हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब यहां पे एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए होता है। दूसरा आप देखिए कंडीशन, अगर हमने बोला कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों? जैसे रूम टेम्परेचर, तब आइस जो है, जैसे फ्रीजर से आइस बाहर निकाले तो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है ना। तो क्या होता है बच्चों? वो प्रोसेस कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और तीसरा कंडीशन बच्चों कि बोले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, तो उस केस में लिक्विड फॉर्म भी और आइस फॉर्म साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करता है, ऐसा खट 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 खट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम फोर्स पढ़े हो ना, इधर से 5 न्यूटन लगाए, इधर से 5 न्यूटन लगाए, तो बैलेंस रहता है ऐसा ऐसा, कहीं भी मूव नहीं कर रहा, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अगर ये हटा देती इधर जाएगा, अगर ये हटा देती इधर जाएगा, समझे? तो फिर उस टाइम इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम पे मतलब जब सब कुछ कांस्टेंट रहे। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, उस टाइम क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो कल अपनी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चों। कल मैं आपकी क्लास लूं कि ना लूं, ये मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, और क्लास में ओवर करने वाला हूं। जल्दी से बता दो सारे बच्चे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, सोते रहिए, और सबसे ज्यादा पढ़ते रहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आपकी जिंदगी बनेगी, और आप अपने हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं अपने पढ़ाई के दम पे। और पूरा एफर्ट लगाते रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों। आज की लेक्चर यहीं पे मैं एंड करता हूं, ठीक है बच्चों? बाय बाय एवरीबॉडी।